हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर होंगे। और इस वक्त आप लोग क्रिसमस फेस्टिवल के लिए आप लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो मेरी तरफ से आप लोगों को भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए हम लोग थोड़ा सा अपने क्लास में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हमने जब अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से संघीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है और उसमें कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में हमने देखा और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जाना। तो उसी वे में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जैसे हमारे देश में देखें, हमने चर्चा किया था शुरू में ही कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में मैंने अपने सबसे पहले ही जो पहली हमारी क्लास थी उसमें हमने यही चर्चा किया था। तो उसी का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। तो न्यायपालिका कैसे है, हम जैसे अमेरिका में जो है देखेंगे तो वहाँ पे न्यायपालिका का जो है दोहरा स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन हमारे देश में न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका का एक स्वरूप है और ये लगभग लगभग संपूर्ण भारत में एक ही तरीके का न्याय प्रदान करती है। तो यह चीज, और इसके शीर्ष पर देखेंगे तो इसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया है और उसके बाद उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और इसके बाद जो है अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। और ये सारे जो न्यायालय होते हैं राज्य के अधीनस्थ न्यायालय, उनको जो है क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो इसकी नींव जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक फेडरल न्यायालय हुआ करता था। सबसे पहले हमारे मुकदमे कहाँ जाया करते थे, हमारे जो मुकदमे होते थे वह जो है ब्रिटिश में जाया करते थे। यहाँ पर किसी ऐसे जो है सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई और वही फेडरल न्यायालय जो है आगे चल के हमारे देश के आज़ाद होने के बाद 1950 में इसकी स्थापना जो है सर्वोच्च न्यायालय के रूप में होती है और इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर होता है, दिल्ली में होता है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और न्यायपाल हमारे यहाँ जो न्याय प्रणाली है वह जो है कार्यपालिका से बिल्कुल जो है अलग रखी गई है और कार्यपालिका का हस्तक्षेप उसमें जो है कार्यपालिका का हस्तक्षेप लगभग लगभग जो है खत्म है। उसमें कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती उसके निर्णय में। और विधायिका अगर उसके किसी कार्य में अगर हस्तक्षेप करना है तो उसमें जो है विधायिका को नियम कायदे कानून बनाने का प्रावधान है, लेकिन कार्यपालिका के हस्तक्षेप से इसे विमुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि ये अगर कार्यपालिका के हस्तक्षेप से विमुक्त होगी तभी जो है न्याय प्रणाली में जो है न्याय का जो है एकाधिकार होगा, अर्थात सबको एक तरीके का न्याय मिलना संभव हो पाएगा, जो इसके पीछे का उद्देश्य था। अब इसी बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था क्यों हुई, किस लिए हुई और इसका क्या प्रावधान था। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों एक चीज है, देखेंगे अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कहना है और सुप्रीम कोर्ट कहते ही समझ जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। लेकिन हिंदी में थोड़ा क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्चतम न्यायालय भी दोनों एक ही है, इनके नाम में थोड़ा सा चेंजेस है हिंदी में। तो ये चीज हम समझेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के बारे में हम जानेंगे। तो हमारा जो आर्टिकल 124 है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करता है, अर्थात भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है और सारे जो है राज्यों के अधीनस्थ न्यायालय जो है इसके दिशा निर्देश और गाइडलाइन पर ही कार्य करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की गठन के क्या प्रावधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आर्टिकल जैसे हमने अभी देखा, शुरू में देखा, तो आर्टिकल 124 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन का क्या करता है, प्रावधान करता है। अब गठन किस तरीके से होगा ये देखेंगे। तो गठन में हम देखेंगे कि गठन किस तरीके से हो रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन में देखेंगे तो आज जो है वर्तमान संख्या सर्वोच्च न्यायालय की क्या है, इसमें जो है
एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, ये आप थोड़ा सा देखेंगे, इसको पूछ लिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावे जो है 35 अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, अर्थात कुल मिला के 34 न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश को जोड़ा जाए तो 34 न्यायाधीशों की संख्या क्या है, 24 है। और इन्हीं के आधार पे, इन्हीं को लेकर जो है एक जो है उच्चतम न्यायालय की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। तो अब हम जानेंगे कि उच्चतम न्यायालय की जो है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था में क्या है। सांसद द्वारा आर्टिकल 124 का उपयोग करके, जैसे हमने कहा सीधा कहा कि आर्टिकल 124 का उपयोग करके ही सांसद द्वारा जो है भारतीय संसद द्वारा जो है आर्टिकल 124 का उपयोग करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। और प्रारंभ में इनके पदों की देखें तो ये तो आज वर्तमान जो है पद संख्या, प्रारंभ में इनके पदों की संख्या शुरुआती जब इसकी जब स्थापना हुई थी, शुरुआती जो है इनकी न्यायाधीशों की संख्या क्या थी, 7+1, अर्थात मुख्य न्यायाधीश को ले लिया जाए तो कुल 8 ही न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे जैसे संवैधानिक संशोधन आते गए वैसे वैसे बढ़ता गया। तो लगभग 2000 जो है 2009 में जो है संवैधानिक संशोधन 2009 द्वारा इनकी संख्या जो है क्या कर दी गई, इनकी संख्या जो है इनकी संख्या में बढ़ोतरी करके संवैधानिक संशोधन 1956 में 10 की गई और संवैधानिक संशोधन 1960 में इनकी संख्या 13 की गई और संवैधानिक संशोधन 1977 में इनकी संख्या कितनी की गई, 17 की गई। और संवैधानिक संशोधन 1986 में जो आया संवैधानिक संशोधन उनकी उसमें जो है 2009 में आया लगभग। तो 1986 संविधान 2009 में इनकी संख्या जो है बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, इनकी संख्या जो है 30+1 की गई थी। लेकिन जो है आखिरी संवैधानिक संशोधन में इनकी संख्या जो है 33+1 की गई। तो इस तरीके से इनके जो है स्वरूप का जो है गठन हुआ और न्यायाधीशों की संख्या जो है संवैधानिक संशोधन करके समय समय पर इसमें जो है फेरबदल किया जाता है। अब चलिए हम देखेंगे ये जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो आर्टिकल जो है हमने जाना, तो आर्टिकल जो है 125 क्या कहता है, आर्टिकल 125 कहता है उनके वेतन और भत्ते की बात करता है। आर्टिकल को हम थोड़ा जाने जो महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 125 जो है कार्यकारिणी न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। कार्यकारिणी न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में जान लें। कार्यकारिणी न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब वर्तमान समय में न्यायाधीश की जो है उपस्थिति न हो और कार्य संचालन के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य संचालन के लिए यथारूप सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा सांसद के सहमति से राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्या किया जाता है, कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और तदर्थ न्यायाधीश भी क्या करते हैं, इनको सहायता प्रदान करने के लिए इनकी नियुक्ति होती है, जो आर्टिकल 127 में है। और इनकी जो है आर्टिकल 127 में कहता था न्यायाधीशों की बात, और उसमें जो है या इनकी भी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा। और आर्टिकल 128 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे न्यायाधीश जो सेवा विमुक्त हो गए हैं उनको भी जो है कानूनी जो है प्रोसेस को पूरा करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, न्याय व्यवस्था में सही न्याय और उचित न्याय प्रदान करने के लिए अर्थात गाइडलाइन के लिए जो है क्या करते हैं, उच्च न्यायालय में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको भी जो है क्या किया जाता है, अवसर प्रदान किया जाता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, अपने इसी वे में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि भारत में न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप क्या होना चाहिए था। तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप जो है वो कैसा होना चाहिए। भारत में जो है समूचे भारत के गणराज्य हेतु जो है एक न्याय प्रणाली होगी और उस न्याय प्रणाली के आधार पर हमने शुरू में ही बताया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा और जो है उस न्यायालय के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उससे जो है नीचे उच्चतम न्यायालय और उससे जो है नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। तो ये हो गया भारत की न्यायपालिका व्यवस्था। और जैसे हमने शुरू में कहा था कि अमेरिका में जो है
दोहरी जो है दोहरे प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की गई है, और उससे जो है भारत की न्याय व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यहाँ जो है सर्वोच्च भारत के लिए एक ही न्याय व्यवस्था की बात की गई है। अब चलिए हम आगे देखते हैं, न्यायपालिका का स्वतंत्र रूप क्यों होना चाहिए। जो न्यायपालिका है हमारी, न्यायपालिका का स्वतंत्र रूप की बात करें तो स्वतंत्र रूप इनका क्यों होना चाहिए। स्वतंत्र रूप होने का कारण है कि कानूनी रक्षा और सर्वोच्चता का जो है, कानूनी रक्षा और सर्वोच्चता की सुनिश्चित व्यवस्था जो है क्या कर सकता है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर ही हो सकता है। इसीलिए जो इसे सांसद के इसे जो है कार्यपालिका के हस्तक्षेप से क्या किया गया, अलग रखा गया, विमुक्त रखा गया, और सभी को एक समान न्याय दिलाना जो है इसका क्या था, उद्देश्य था। हमने चर्चा किया, और जो है लोकतंत्र को किसी दशा में तानाशाह बनने से रोकना भी इनका एक पर्पस था। तो इसमें जो है 3 टाइप के जो ये चीज समझ सकते हैं कि यही जो है कारण था कि स्वतंत्र न्यायपालिका की भारत में व्यवस्था की गई थी। अब थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ भी समझे। अब हम न्यायपालिका की इसके स्वतंत्रता के बारे में जान गए। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, ये चीज हमें अब ये चीज आगे पढ़ना है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जानेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां पर, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या प्रावधान है, तो इसके बारे में थोड़ा देंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि नियुक्ति के लिए, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वह जो है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता के बारे में हम जान लें। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यता के बारे में जान लें। योग्यता के बारे में, नियुक्ति के बारे में तो हमने जाना कि राष्ट्रपति महोदय इनको जो है नियुक्ति प्रदान करते हैं। तो इनकी जो है हम योग्यताएं जान लें कि इनके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं। तो चलिए भारत का सबसे पहले ये जान लें, ये टर्म बार बार आता है, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसके लिए भारत का नागरिक हो, और भारत का नागरिक होने के साथ साथ राष्ट्र की दृष्टि में राष्ट्र की दृष्टि में जो है पारंगत विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में, राष्ट्रपति की दृष्टि में जो है पारंगत विधिवेत्ता हो। विधिवेत्ता मतलब विधि का ज्ञाता हो, अर्थात कानून की अच्छी परख और समझ हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के लिए चयनित, राष्ट्रपति के लिए उसे उसकी नियुक्ति की जा सकती है। अब देखेंगे किसी उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या भी है किसी जो है उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश का पद जो है, न्यायाधीश का पद जो है क्या हुआ, सुशोभित किया हो, अर्थात न्यायाधीश रहा हो 5 वर्ष तक। और आगे जो है किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 वर्ष से अधिक, किसी उच्च न्यायालय में में या 2 या 2 से अधिक न्यायालय में, उच्च न्यायालय हो, 2 न्यायालय में, कम से कम किसी 2 उच्च न्यायालय में, किसी राज्य के अलग अलग 2 उच्च न्यायालयों में, या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में, 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में अर्थात हाई कोर्ट में उसने क्या किया हो, अधिवक्ता रहा हो। ये चीज टर्म याद रखना है। अगर वह जो है किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के न्यायालय, मतलब 2 राज्यों के न्यायालय में, 2 या उससे अधिक राज्यों के न्यायालय में कम से कम 2 ऐसे राज्य उच्च न्यायालय होने चाहिए जहां उसने क्या किया है, अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है, अर्थात जो है वकालत की हो। यह जो कौन है कहता है, यह कहता है आर्टिकल 124 का क्लॉज 3।
अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, इनके पदावधि के बारे में बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पदावधि के बारे में बात करेंगे। इन्हीं की बात चल रही, तो पदावधि के बारे में हम देखेंगे। अगर पदावधि देखी जाए तो इनकी पदावधि कितनी वर्ष है। अगर पदावधि में 65 वर्ष की, सबसे पहले ये शर्त है 65 वर्ष की आयु से अनाधिक हो, अनाधिक मतलब अधिक नहीं होनी चाहिए। 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले यह 62 थी, लेकिन इसे संवैधानिक संशोधन के आधार पर बढ़ाकर इसे 65 कर दिया गया है। अर्थात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु जो है 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। और राष्ट्रपति को जो है इनकी पदावधि कब तक बरकरार रहेगी, जब तक ये राष्ट्रपति को लिखित अपना त्याग पत्र नहीं दे देते, अपना लिखित और संबोधित हस्ताक्षरित त्याग पत्र ना दे दे, तब तक इतनी योग्यता रखने के बाद पद पर बने रहने की ये शर्तें हैं कि वह राष्ट्रपति को जो है अपना लिखित और हस्ताक्षरित संबोधन करके लिखित और हस्ताक्षरित त्याग पत्र देके पद से विमुक्त हो सकता है। अर्थात उसकी पदावधि की ये जो शर्तों हैं उन शर्तों में से मुख्य है। और उसके बाद सांसद जो है, एक चीज ये देखेंगे कि सांसद जो है उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ये टर्म याद रखना है, 2/3 वाला, 1/3 दे देंगे, 2/3 दे देंगे, 1/4 दे देंगे, तो 2/3 बहुमत से क्या कर सकते हैं, इन पर क्या कर सकते हैं, जो है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, किसे हटाने के लिए, राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, अपने इतने मत 2/3 मत के आधार पर कि सूचना दे सकते हैं कि इन्हें जो है पद से क्या किया जाए, हटाया जाए। तो इस तरीके का जो प्रावधान किया गया है, इसी को जो है क्या कहा गया है, महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग लाया जाता है। अब आगे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि महाभियोग की जब बात आती है, तो महाभियोग किस किस आधार पर लगाया जा सकता है, महाभियोग को हम थोड़ा सा देख लेंगे। पद से हटाने का एक आधार, 2 आधार हैं। मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के 2 टर्म है। एक क्या है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है तो उसमें क्या होगा, साबित कदाचार और असमर्था, साबित कदाचार और असमर्थता। अगर ये 2 चीज पाई जाती है, किसी कदाचार में जो है मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो है लिप्त हैं, या न्याय करने में असमर्थ हैं, न्याय प्रणाली को चलाने में असमर्थ हैं, तो राष्ट्रपति महोदय को क्या अधिकार है, वह जो है राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, इन्हें पद से हटा सकते हैं। लेकिन जब महाभियोग की बात आती है तो महाभियोग जो है, अब हम थोड़ा देखेंगे महाभियोग के बारे में। महाभियोग में आप देखेंगे तो अगर सुभाष कश्यप, संविधान के विधिवेत्ता सुभाष कश्यप की बात करेंगे, तो उनकी बुक में जो है सांसद के 2/3 बहुमतों से जो
निर्णय दिया जाता है, जो बहुमत दिया जाता है, उस बहुमत से जो है बहुमत को पारित करके जो राष्ट्रपति को इसके लिए बाध्य किया जाता है, इन्हें हटाने के लिए जो है सुझाव दिया जाता है और राष्ट्रपति महोदय हटा देते हैं। तो उसी को जो है क्या कहा गया है, महाभियोग लगाकर हटाना कहा गया। तो इन्होंने जो है इस नियम को माना है कि यह एक महाभियोग नहीं है और एक संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को हटाने का एक प्रावधान है। लेकिन सुभाष कश्यप ने इसे जो है क्या किया, महाभियोग मानने से इनकार कर दिया। लेकिन डीडी बसु यह भी संविधान वेत्ता है, इन्होंने इसी टर्म को जो सांसद के 2/3 बहुमत उपस्थित सदस्यों द्वारा, 2 मत देने वाले उपस्थित सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करके हटाने की जो व्यवस्था थी, उसी को इसमें जो है इन्हीं जो है प्रावधान को डीडी बसु ने क्या कहा, महाभियोग का नाम दिया गया। और जो है महाभियोग का नाम दिया गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति के कार्यपालिका की भूमिका परंतु हटाने में विधायिका के पास शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। अब जो है न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो भूमिका होती है, उसमें न्यायाधीशों के नियुक्ति में जो भूमिका होती है, उसमें भूमिका में न्यायाधीश को पद पर, ऐसे ही समझ लीजिए, न्यायाधीश को जो है पद पर लाने के लिए जो भूमिका होती है, उसमें जो कार्यपालिका की तो भूमिका है, कार्यपालिका उसमें जो है अपनी सलाह पर परामर्श दे सकता है, लेकिन जो है उसको हटाने का प्रावधान है, उसको जो है कार्यपालिका से विमुक्त रखा गया, जैसे हमने शुरू में ही चर्चा किया था, ताकि समाज को क्या किया जाए, एक निष्पक्ष न्याय दिया जाए और एक समान न्याय में एक समान रूपता का आधार प्रकट हो। इसी आधार पर जो है इसमें जो है कार्यपालिका को नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका है, न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका है। लेकिन जब पद से हटाने की बात आती है तो वहां जो है विधायिका का हस्तक्षेप है, ना कि कार्यपालिका का। कार्यपालिका यहाँ नगण्य है और यह जो है यह पावरफुल है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे, शपथ के बारे में बात करेंगे। शपथ कैसे होती है इनकी? भाई कोई पद हो गया, कोई योग्यता हो गई, पद हो गया, अब वो चुने गए तो अब थोड़ा शपथ भी ग्रहण कर लेना। शपथ नहीं ग्रहण करेंगे तो जब पब्लिक को यकीन कैसे होगा, झूठा दिलासा कैसे मिलेगा उन्हें कि जो है कार्य जो है संविधान के अंतर्गत ही होगा। तो शपथ लेना भी जरूरी है। चलिए हम देखते हैं, शपथ के बारे में देख लें। न्यायाधीश शपथ कहाँ लेते हैं? संविधान में निहित रीत के अनुसार अनुसूची 3 में जो है संविधान के अनुसार शपथ ग्रहण करने की बात की गई है और उनके द्वारा नियुक्त की शपथ में जो है शपथ लेने के पश्चात अपने राज्यों के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकती। सबसे बड़ी ये बात है कि अनुसूची में जो है राष्ट्रपति के समक्ष जो है क्या कर लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। शपथ किसके समक्ष लेते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा ही किसी विशिष्ट व्यक्ति के समक्ष, जिसे राष्ट्रपति उस समय के लिए निर्धारित करते हैं, उनके समक्ष जो है ये शपथ ग्रहण करता है। कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो है शपथ ग्रहण करते हैं उनका जो है। और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही अन्य न्यायाधीशों की
नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो अब थोड़ा सा हम देखेंगे जो शपथ ग्रहण होता है, अगर यह जो है शपथ ग्रहण करते हैं तो किसके समक्ष करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते, सॉरी ये शपथ ग्रहण करते हैं तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए शपथ के बारे में जान गए, और शपथ लेने के पश्चात जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया तो शपथ लेने के पश्चात अपने पद से विमुक्त होने के बाद भी, जब ये रिटायर्ड होते हैं उसके बाद भी किसी भी न्यायालय में चाहे वह उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, वहां क्या करेंगे? वकालत नहीं करेंगे। ये शर्त होती है, वकालत नहीं करेंगे। अगर प्रश्न बन के आता है तो क्या वकालत कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, इनके लिए प्रावधान है। अब थोड़ा सा हम वेतन और भत्ते की बात करेंगे। वेतन और भत्ते जैसे आर्टिकल 25 में हमने देखा था स्क्रीन पे ही, तो वेतन और भत्ते, अगर भाई कोई पद हो गया, योग्यता ले लिए, शपथ ले लिए, शपथ ग्रहण कर लिए, तो उसके बाद पद के लिए इंतजार, वो वेतन के लिए भी तो आप सोचेंगे कि वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो चलिए इसी हिसाब से देखते हैं वेतन एवं भत्ते। वेतन और भत्ते की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को वर्तमान समय में 2,80,000 जो है, ये पूछा गया है वनडे एग्जाम में और आगे भी पूछा जा सकता है कि जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को कितनी सैलरी मिलती है, कितने वेतन मिलते हैं। इन्हें 2,80,000 जो है पर मंथ इन्हें 2,80,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। और वहीं जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीशों को वेतन कितना मिलता है? तो अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 वेतन मिलता है, अर्थात 2.5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। और इसके अलावा अन्य भत्तों में देखेंगे तो अन्य भत्तों में आता है जो सांसद द्वारा, सबसे पहली बात तो ये अन्य भत्ते देखेंगे तो अन्य भत्तों में क्या दिया जाता है? अन्य भत्तों में देखेंगे तो निवास स्थान फ्री होता है, निवास स्थान मतलब आवास। और उसके बाद मासिक भत्ता, मनोरंजन भत्ता, मनोरंजन भी करेंगे। मनोरंजन भत्ता तो मनोरंजन जो कर लगाया जाता है जनता के ऊपर, वही सारे कर इकट्ठा करके इनको जो है मनोरंजन भत्ता दिया जाता है। उसके बाद जो है मनोरंजन भत्ता, यात्रा भत्ता, कार और पेट्रोल निश्चित मात्रा में एक आंकड़ा लगाया जाता है कि एक कार में इतना पेट्रोल खर्च कर सकते हैं, तो वो चीज उनको पेट्रोल के लिए भत्ता दिया जाता है। अब थोड़ा सा और देखेंगे आगे तो स्टाफ कार जो होते हैं, स्टाफ कार्य, इनके लिए जो व्यवस्था की जाती है, जो इनके स्टाफ होते हैं उसके लिए भी जो है इनको जो है क्या दिया जाता है? भत्ता दिया जाता है। और सीमित मात्रा में, जैसे हमने बताया कि पेट्रोल खर्च वगैरह दिया जाता है, यही इनके भत्ते होते हैं। और भत्तों के अलावा अब ये चीज हम समझेंगे कि इनकी जो है इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो यह दिया जाता है भारत के संचित निधि से। यह चीज याद रखना बहुत जरूरी है, संचित निधि से। और एक चीज है, इनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? इनके वेतन का निर्धारण जो सांसद विधि द्वारा निश्चित करे। ये चीज जानना है कि जो सांसद इनके वेतन के भत्ते के बारे में, या तो जो है इसका जो प्राधिकार क्षेत्र है, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्राधिकार क्षेत्र है, इनके न्याय देने की जो सीमाएं हैं, उसमें जो है क्या करता है? जो सांसद विधि द्वारा निश्चित कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, और उनके वेतन के बारे में, कब उनका वेतन कैसे, किस रूप में, किस प्रोसेस में बढ़ना है, ये चीज सांसद विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। और एक चीज और जान लीजिए, नियुक्ति के पश्चात वेतन एवं भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। तो वाह, कितना मस्त व्यवस्था है। तो चलिए
हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अब हम देखते हैं कि न्यायपालिका की जो है इनके कार्य क्या होते हैं, इनके कार्य के बारे में जानेंगे। भाई पद हो गया, तो अब हम थोड़ा सा कार्य के बारे में जानेंगे कि कार्य क्या क्या कर सकते हैं। तो कार्य के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानेंगे तो उच्चतम न्यायालय का सबसे पहले क्षेत्राधिकार देखना होगा। क्षेत्राधिकार में सबसे पहले ये जान ले कि इनके क्षेत्राधिकार में आते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के बाद आता है अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार, और उसके बाद जो आता है वह आता है सलाहकारी, सलाहकारी मतलब परामर्शकारी, परामर्श लिख लें, परामर्शकारी क्षेत्राधिकार। ये ऐसे टर्म हैं जो इनको जो है, इसका जो है इनको पावर मिला है, ये कार्य करने का जो है सर्वोच्च न्यायालय का यह जो है क्षेत्राधिकार है, और इनके आधार इसी वे में ये कार्य करता है। तो मौलिक अधिकारों की जब हम बात करें तो यह मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार के क्षेत्र में क्या करता है, संघ एवं राज्यों के बीच विभिन्न राज्यों के आपसी जो है संघ एवं राज्यों के आपसी विवादों, आपसी विवादों जो क्षेत्रों या अधिकारों को लेकर हो, क्षेत्रों या अधिकारों को लेकर हो, तो उस पे क्या होता है, निर्णय प्रदान करना जो है इसका काम होता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जो है अपीली अधिकार में देखेंगे, तो ये अपीली अधिकार में दीवानी फौजदारी और संवैधानिक दीवानी फौजदारी, दीवानी फौजदारी के अलावा जो है देखेंगे तो संवैधानिक जो मामले हैं, संवैधानिक मामले जो हैं उन पर भी निर्णय देने का इसके पास क्या है, पावर है। तो इन मामलों में यह निर्णय देता है। तो मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील जो है अपील की जाती है, और ये फैसले जो है स्पेशल जो है पिटीशन द्वारा जो के तहत जो है सुनवाई की जाती है। तो ये जो है इसके 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 अगेंस्ट में जब कोई जो है रीट जो दायर की जाती है, तो इसमें जो है स्पेशल पिटीशन के द्वारा के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसले सुनाए जाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इतना जान गए कि अपीली न्यायालय, अपीली जो है ये किसी जैसे दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर इसमें हमें किसी प्रकार के न्याय से अगर हम असहमत हैं, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय, इसके अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी न्याय के द्वारा अगर हम असहमत हैं, तो वहां जो है क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो इसे अपीली न्यायालय का भी अधिकार प्राप्त है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे सलाहकारी अधिकारों के, सलाहकारी और परामर्शकारी क्षेत्र के बारे में। तो यह जो है जनहित मामले में, जनहित मामले अगर हैं तो उन जनहित मामलों में राष्ट्रपति को क्या, जनहित मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देता है, मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देता है, और सलाह प्राप्त कर कानून बनाकर उसे क्या कर सकता है, कानून बनाकर एक परामर्शकारी और सलाहकारी क्षेत्र का जो है क्या कर सकता है, उसका जो है कार्य करता है। इसके कार्यों में से, इसके शक्तियों में से एक प्रकार का यह भी है। और जो है आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हुए देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो इसका जो अगला कार्य है वह जो है रिट जारी करना, रिट जारी करना। तो यह रिट किस प्रकार का जारी कर सकता है, रिट के बारे में थोड़ा सा हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, और वो ट्रिक क्या होगा, रिट के बारे में जो ट्रिक इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ट्रिक अगर रहता है तो जल्दी याद होता है। तो रिट के बारे में हम देखेंगे
MHPCQ। MHPCQ का मतलब हो गया, एम से हो गया, एम से एम को अगर देखेंगे तो हो गया माइंडमस, एम बराबर माइंडमस। और माइंडमस को अगर हम ले लें तो यह जो है परमादेश हो गया, यह जो है किसी भी अपने अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकारी को क्या कर सकता है, परमादेश जारी कर सकता है। इसको जो है, इसमें जो है ये इसको ये प्रावधान है। और उसके बाद देखें एच से हो गया, यहाँ जो टिक इस्तेमाल हुई है, एच के बाद हो गया हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे हम अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसमें क्या होता है, आदेश दिया जाता है कि जो है गिरफ्तार गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर यात्रा को छोड़कर, अगर यात्रा लंबी है तो यात्रा को छोड़कर 24 घंटे के समय किसी दंडाधिकारी के समक्ष उसे क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो यह बंदी हैबियस कार्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। और जो अगला रिट है वो पी वाला देखेंगे। पी से क्या हो सकता है, तो पी से हो सकता है प्रोहिबिशन, प्रोविजन। अब प्रोविजन का मतलब होता है, प्रोविजन का मतलब होता है निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा। और इसके बाद हम आगे चलते हुए देखेंगे तो होता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और जो आखिरी वाला है वह है अधिकार प्रेक्षा, जिसे हम क्या कहेंगे, क्यू से क्यू वारंटो, क्यू वारंटो, डबल आर एन टी ओ, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है अधिकार प्रेक्षा। इसे हम अपने पिछली क्लास में, स्टार्टिंग के क्लास में जो पार्ट 1 संविधान पढ़ा रहे थे, पार्ट 1 संविधान में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने इसे डिस्कस किया है, उसका डिटेल्स देख लेंगे। तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के लगभग यही क्षेत्र अधिकार हैं और इनके यही कार्य हैं। तो हम जो है यहीं पर जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जाने। अब हम यहीं पे आज अपनी क्लास खत्म करेंगे और उसके बाद हम मिलेंगे अपने क्लास में, अगली क्लास में सर्वोच्च न्यायालय के बाद हम उच्च न्यायालय पर चर्चा करेंगे कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, उसके कार्य कैसे होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू और क्रिसमस की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।